मृत्यु को मात देकर कावेरी जब घर लौटी और बेटे मनीष का बदला रूप देखा तो उन्हें लगा जैसे सारी मोह माया, प्यार व विश्वास के अटूट बंधन सब दरक गए हैं। ऐसे में उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें दुखों से सहज पार होने की राह दिखाई। कावेरी ने जल्दी से घर का ताला खोला। 6 बज रहे थे। उनका पोता रेयांश स्कूल से आने ही वाला था। उन्होंने फौरन हाथ मुंह धोकर रेयांश के लिए नाश्ता तैयार किया, साथ साथ डिनर की भी तैयारी शुरू कर दी। उनके हाथ खूब फुर्ती से चल रहे थे, मन में भी ताजगी सी थी। वे अभी अभी किटी पार्टी से लौटी थी। सोसाइटी की 15 महिलाओं का यह ग्रुप सबको बहुत अपना सा लगता था। सब महिलाओं को महीने के इस दिन का इंतजार रहता था। ये सब महिलाएं उम्र में 30 से 40 के करीब थी। कावेरी उम्र में सबसे बड़ी थी, लेकिन उनकी चुस्ती फुर्ती देखते ही बनती थी। अपने शालीन और मिलनसार स्वभाव के चलते वे काफ़ी लोकप्रिय थी। कावेरी टीचर रही थी और अभी अभी रिटायर हुई थी। योग और सुबह शाम की सैर ने उन्हें चुस्त दुरुस्त बना रखा था। उनके इंजीनियर पति का कुछ साल पहले देहावसान हुआ था। वे अपने इकलौते बेटे मनीष और बहू अनीका के साथ रहती थी। किटी पार्टी से जब वे घर आती थी, उनका मूड बहुत तरोताज़ा रहता था। सबसे मिलना जो हो जाता था। अनीका भी ऑफिस जाती थी, तो घर की अधिकतर जिम्मेदारियां कावेरी ने अपने ऊपर खुशी खुशी ली हुई थी। मनीष और अनीका शाम को आते तो वे रात का खाना तैयार कर चुकी होती थी। अनीका घर में घुसते ही चहकती, माँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपने तो सब काम कर लिया, कुछ मेरे लिए भी छोड़ देती। सुनकर मनीष हंसता, अनीका क्या सांस मिली है तुम्हें, भई वाह। अनीका कावेरी के गले में बाहें डाल देती और कहती, सांस नहीं, माँ है मेरी। बहू बेटे के इस प्यार पर कावेरी का मन खुश हो जाता। कहती, सारा दिन तो अकेली रहती हूँ, काम करते रहने से समय का पता नहीं चलता। कावेरी का हौसला सबने उनके पति की मृत्यु पर देख लिया था। उनके बेटे बहू का लिया दिया स्वभाव किसी को पसंद नहीं आया था। अपने पति की मृत्यु के बाद जब अगले महीने की किटी पार्टी में कावेरी आई तो सब महिलाएं उनके दुख से दुखी व गंभीर थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत ही सामान्य रखा। सब महिलाओं के दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। उन्होंने सबके चेहरे पर छाई गंभीरता को दूर करते हुए कहा, तुम लोग याद रखना, सुख में भटकना नहीं और दुख में अटकना नहीं। जब सुख मिले उसे जी लो, दुख मिले उसे भी उतनी ही खूबी से जियो, बिना किसी शिकायत के। उसका अंश, उसकी खरोचे मन पर ना रहने दो। उसके परिणाम भी बड़ी हिम्मत से स्वीकार लो और सहज ही पार हो जाओ। जीवन का यही तो मर्म है जो मैं समझ चुकी हूँ। सब महिलाएं नम आंखों से उन्हें सुनती रही। स्वभाव से अत्यंत नम्र, सहनशील, शांत, स्वाभिमानी, अपनी अपेक्षा दूसरों के सुखों और भावनाओं का ध्यान रखने वाली, जितनी तारीफ करे उतनी कम। इतने सारे गुण इस एक में कैसे आ गए, यह सोच कई बार महिलाएं हैरान रह जाती। फिर उनमें आए कुछ परिवर्तन सभी ने महसूस किए। वे अचानक सुस्त और बीमार रहने लगी और जब वे किटी में भी नहीं आई तो सब हैरान हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हीं की बिल्डिंग में रहने वाली रेनू और अर्चना उन्हें देखने गई तो वे बहुत खुश हुई। अरे आओ, आज कैसी रही पार्टी। लेटे लेटे तुम्ही लोगों में मन लगा रहा आज मेरा। उन्हें कई दिनों से बुखार था। उनके कई टेस्ट हुए थे, रिपोर्ट आनी बाकी थी। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सब उन्हें देखने अस्पताल जाते रहे। वे सबको देखकर खुश हो जाती। अगले दिन उनकी रिपोर्ट्स आ गई। मनीष को बुलाकर डॉक्टर गौतम ने कहा, मिस्टर मनीष, आपकी मदर का HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है।
इन्फेक्शन अब स्टेज 3 एड्स में बदल गया है, जिसकी वजह से उनके शरीर के कई अंग जैसे किडनी, ब्रेन आदि प्रभावित हुए हैं। मनीष अवाक बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अपने को संयत कर बोला, मम्मी तो अपने स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखती है, धार्मिक है। फिर थोड़ा सकुचाते हुए बोला, पापा भी कुछ साल पहले नहीं रहे, उन्हें यह बीमारी कहाँ से हो गई? डॉक्टर गौतम गंभीरतापूर्वक बोले, आप तो पढ़े लिखे हैं, धर्म और एड्स का क्या लेना देना? क्या शारीरिक संबंध ही एक जरिया है HIV फैलने का? और अब कब, क्यों, कैसे से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी जान कैसे बचाई जाए। आज कई तरह के इलाज है जिनसे इस बीमारी को रोका जा सकता है, पर सबसे ज़रूरी है उन्हें इस बारे में बताना, जिससे वे खुद भी सारी सावधानियां बरतें और इलाज में हमारा साथ दें, क्योंकि अब हमें उन्हें एड्स सेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मनीष ने डॉक्टर गौतम को ही उन्हें बताने के लिए कहा। पता चलने पर कावेरी सुन रह गई। कुछ देर बाद मनीष आया तो माँ से नजरें मिलाए बिना सिर नीचा किए बैठा रहा। कावेरी गौर से उसका चेहरा देखती रही, फिर अपने को संभालती हुई हिम्मत करके बोली, इतने चुप क्यों हो मनीष? माँ, आपको यह बीमारी कैसे? बेटे को सारी स्थिति समझाने के लिए स्वयं को तैयार करते हुए उन्होंने बताना शुरू किया। तुम्हें याद होगा, तुम्हारे पापा का जब वह भयंकर एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें खून चढ़ाना पड़ा था। उस समय किसी को होश नहीं था और जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया था उनमें से शायद किसी को यह बीमारी थी, ऐसा डॉक्टरों ने बाद में अंदाज़ा लगाया था। तुम्हारे पापा उस दुर्घटना में उस समय तो बच गए, लेकिन इस बीमारी ने उनके शरीर में तेज़ी से फैलकर उनकी जान ले ली थी। मैंने सबको यही बताया था कि उनका हार्ट फेल हुआ है। मैं उनकी मृत्यु को कलंकित नहीं होने देना चाहती थी। तुम्हें याद होगा, तुम भी उस समय हॉस्टल में थे और उनकी मृत्यु के बाद ही घर पहुंचे थे। हमारा समाज ऊपर से परिपक्व दिखता है पर अंदर से है नहीं। एड्स को लेकर हमारा समाज आज भी कई तरह के पूर्वाग्रहों से पीड़ित है। मनीष की आंखें माँ का चेहरा देखते देखते भर आई। वह उठा और चुपचाप घर लौट गया। कावेरी को एड्स सेल में शिफ्ट कर दिया गया। वे सोचती यह बीमारी इतनी भयानक नहीं है जितना कि इससे बनने वाला माहौल। सब अपने अपने दर्द से दुखी थे। इस वार्ड में 60 साल के बूढ़े भी थे और 18 साल के युवा भी। उस माहौल का असर था या बीमारी का? उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। रोज किसी ना किसी टेस्ट के लिए उनका खून निकाला जाता, जिसमें उन्हें बहुत कष्ट होता। कितनी दवाएं दी जाती, कितने इंजेक्शन लगते। वे दिन भर अपने बेड पर पड़ी रहती। अब उनके साथ बस उनका अकेलापन था। वे रात दिन मनीष, अनीका और रेयान से बात करने के लिए तड़पती रहती। लेकिन बीमारी का पता चलने के बाद से अनीका ने तो अस्पताल में पैर ही नहीं रखा था और अब मनीष कई कई दिन बाद आता भी तो खड़े खड़े औपचारिकता सी निभाकर चला जाता, जिसे देखकर कावेरी का कलेजा कट कर रह जाता। यह क्या हो गया था? उन्हें देखने सोसाइटी से उनकी ग्रुप की कई महिला आती तो जैसे वे जी उठती। कुछ महिलाएं समय का अभाव बताकर कन्नी काट जाती, लेकिन कई महिलाएं उनसे मिलने आती रहती। वे सबके हालचाल पूछती। किसी का मन होता जाकर मनीष और अनीका से उनके हालचाल पूछे, लेकिन दोनों का स्वभाव देखकर कोई नहीं जाता। वैसे भी महानगर के लोगों को ना तो ज़्यादा मतलब होता है और ना ही कोई आजकल अपने जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार करता है, खासकर मनीष और अनीका जैसे लोग। कोई जब भी कावेरी को देखने जाता तो लगता उन्हें कहीं ना कहीं जीने की इच्छा थी। इसी इच्छा शक्ति के जोर पर वे बहुत तेजी से ठीक होने लगी।
और 5 महीने बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य हो गई। वे बहुत खुश थी। एक बड़ा युद्ध जीतकर, मृत्यु को हराकर वे घर लौट रही थी, पर वे यह नहीं जानती थी कि यह 5 महीनों में सब कुछ बदल चुका था। उन्हें घर लाते समय मनीष बहुत गंभीर था। कावेरी ने सोचा, इतने दिनों से सबको असुविधा हो रही है, थोड़े दिनों में सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। वे जल्दी से जल्दी रेयांश को देखना चाहती थी और रेयांश की वजह से अनीका भी उनसे नहीं मिलने आ पाई। उसे कितना दुख होता होगा। यही सब सोचते सोचते घर आ गया। मनीष पूरे रास्ते चुप रहा था, बस हाँ हूँ करता रहा। मनीष ने ही ताला खोला तो वे चौंकी। अनीका नहीं है घर पर। मनीष चुप रहा, उनका बैग अंदर रखा। कावेरी ने फिर पूछा, अनीका और रेयांश कहाँ है? माँ, आपकी बीमारी पता चलने के बाद अनीका रेयांश के साथ यहाँ नहीं रहना चाहती थी। हम लोगों ने किराए पर फ्लैट ले लिया है। कावेरी को लगा जैसे सारी मोह माया, प्यार और विश्वास के बंधन एक झटके में टूट गए हैं। उनकी सारी संवेदनाएं ही शून्य हो गई। उदास, शुष्क, खाली खाली, विरक्त आंखों से मनीष को देखती रही, फिर चुपचाप हतप्रभ सी वेदना के महासागर में डूबकर बैठ गई। वे एकाकी, मौन, स्तब्ध बैठी रही तो मनीष ने ही चुप्पी तोड़ी। माँ, एक फुल टाइम मेड का प्रबंध कर दिया है, वह आने वाली होगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी और फ़ोन तो है ही। कावेरी चुप रही और मनीष चला गया। लता बाई ने आकर सब काम संभाल लिया। कावेरी के अस्पताल से घर आने का पता चलते ही उनकी सहेलियां उनसे मिलने पहुंच गई। उनके घर का सन्नाटा महसूस करके, उनकी आंखों के उदासी देख करके उनकी सहेलियां जिन भावनाओं में डूबी थी, उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे उनके पास। और जहाँ शब्द हार मानते हैं, वहाँ मौन बोलता है। कावेरी सबके हालचाल पूछती रही और स्वयं को सहज रखने का प्रयत्न करते हुए मुस्कुराने लगी। बोली, तुम लोग मेरे अकेले रहने के बारे में मत सोचो, इसकी भी आदत पड़ जाएगी। सब ठीक है और तुम लोग तो हो ही, मैं अकेली कहाँ हूँ। सब उनकी जिंदा दिली पर हैरान हुए। फिर अपनी अपनी गृहस्थी में सब व्यस्त हो गए। उनका अपना नियम शुरू हो गया। सुबह शाम सैर करती, अपनी हम उम्र महिलाओं के साथ गार्डन में थोड़ा समय बिताकर अपने घर लौट जाती। सब ने गौर किया था, वे अब कभी भी अपने बेटे, बहू, पोते का नाम नहीं लेती थी। कुछ समय और बीता। आर्थिक मंदी की चपेट में अनीका की नौकरी भी आ गई और मनीष को ऑफिस की टेंशन के कारण उच्च रक्तचाप रहने लगा। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। छुट्टी वह ले नहीं सकता था। दवा की एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर था। काम का प्रेशर था ही, दोनों के शाही खर्चे थे, कोई खास बचत थी नहीं। अभी तक कावेरी के साथ रहता आया था। कावेरी के पास अपनी जमा पूंजी भी थी। पति द्वारा सुरक्षित भविष्य के लिए संजोया धन था, जिससे वे आज भी आर्थिक रूप से सक्षम हैं। अब लताबाई फुल टाइम मेड की तरह नहीं, बस सुबह शाम आकर काम कर देती थी। कावेरी ने अकेले रहने की आदत डाल ली थी। अनीका के माता पिता अपने बेटे के साथ अमेरिका में रहते थे। अनीका अपने जॉब के लिए भाग दौड़ कर रही थी और रेयांश की देखभाल उचित तरीके से नहीं हो पा रही थी। मनीष और अनीका को कावेरी की याद आने लगी। अब उन्हें कावेरी की ज़रूरत महसूस हुई। वैसे भी कावेरी अब स्वस्थ हो चली थी। एक दिन दोनों रेयांश को लेकर कावेरी के पास पहुंच गए। कावेरी के पास उनकी कुछ सहेलियां बैठी हुई थी। मनीष पहले चुपचाप बैठा रहा, फिर उनसे धीरे से बोला, माँ, आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। उनकी सहेलियों ने उठने का उपक्रम किया तो कावेरी ने टोका, ये सब मेरी अपनी है, मेरे दुख सुख की साथी है, जो कहना हो कह सकते हो। मनीष को संकोच हुआ। अनीका सिर झुकाए बैठी थी। रेयांश कावेरी की गोद में बैठ चुका था। मनीष ने कहा,
माँ, हम यहाँ आपके साथ आकर रहना चाहते हैं। हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ कर दो। कावेरी ने सपाट स्वर में कहा। नहीं, अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। मनीष सिर झुकाए अपनी परेशानियाँ बताता रहा। अपनी आर्थिक और शारीरिक समस्याओं को बताते हुए वह माफ़ी मांगता रहा। सुषमा और अर्चना ने कावेरी के कंधे पर हाथ रखकर बात खत्म करने का इशारा किया तो कावेरी ने कहा, नहीं सुषमा, इन्हें भी एहसास होना चाहिए कि परेशानी के समय जब अपने हाथ खींचते हैं तो जीवन कितना बेगाना लगता है। विश्वास नाम की चीज़ कैसे चूर चूर हो जाती है मैं समझ चुकी हूँ। और सबसे कहती हूँ, अपने बच्चों को पालते हुए अपने बुढ़ापे को नहीं भूलना चाहिए। वह तो सभी पर आएगा। संतान बुढ़ापे में तुम्हारा साथ दे ना दे, पर तुम्हारा बचाया पैसा ही तुम्हारे काम आएगा। संतान जब दगा दे जाती है तब इंसान कैसे लड़ता है बुढ़ापे के अकेलेपन से, बीमारियों से, कदम दर कदम पास आती मौत की आहट से। कैसे, यह मैं ही जानती हूँ कि पिछला समय मुझे क्या सिखाकर बीता है। माँ बदला नहीं चाहती, लेकिन हर माता पिता अपनी संतान से कहना चाहते हैं कि जो हमारा आज है वही उनका कल है। लेकिन आज को देखकर कोई कल के बारे में कहाँ सोचता है, बल्कि कल के आने पर आज को याद करता है। बोलते बोलते उनका कंठ भर आया। कुछ पल मौन छाया रहा। मनीष और अनीका ने हाथ जोड़ लिए। हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। रेयांश ने चुपचाप सबको देखा, फिर कावेरी से पूछा, दादी, मम्मी पापा सॉरी बोल रहे हैं, अब भी आप गुस्सा हैं? कावेरी रेयांश का भोला चेहरा देखकर मुस्कुरा दी तो सबके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। सुषमा और अर्चना खड़ी हो गई, मुस्कुराते हुए बोली, हम चलते हैं। कावेरी को लगा जीवन का सफ़र भी कितना अजीब है, कितना कुछ घटित हो जाता है अचानक। कभी खुशी गम में बदल जाती है तो कभी गम के बीच से खुशियों का सोता फूट पड़ता है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।